हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स। ऑलरेडी हम लोग इस साल जो 2020-21 के लिए आया हुआ नया सिलेबस है मैथ्स का, जिसमें 15 चैप्टर है मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मिलके, वो कंप्लीट कर चुके हैं। इतना ही नहीं, मैथ्स के अंदर जितने भी थियरम्स हैं ऑलरेडी आपके नए सिलेबस के बुक्स के अंदर, वो भी हम अप्रॉक्स पूरा कवर कर चुके हैं मैथ्स थियरम सीरीज के अंदर। कुछ चैप्टर्स के फॉर्मूले की प्रूफ सिखाने बाकी है मेरे, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन आज का जो ये लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस लेक्चर के साथ हम शुरू कर रहे हैं आपके न्यू सिलेबस मैथ्स की जो बुक है, उसमें जो 15 चैप्टर है उसके जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। यानी एक तरह से ये होने वाली है मैथ्स की मिसलेनियस सीरीज। और इस मिसलेनियस सीरीज में हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक मैथ्स 1 का, और इसके मिसलेनियस की। ये जो चैप्टर नंबर 1 है बहुत ही आसान चैप्टर है। इसका बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप मिसलेनियस आराम से कर लेंगे। ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, इसके मिसलेनियस में टोटल 17 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर कुछ टॉपिक जो है डिलीट कर दिए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कोविड की वजह से 2021 में होने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे आपके सिलेबस में से 25% सिलेबस कम किया गया है। तो पहले चैप्टर में से जैसे आप जानते हैं लॉजिक, इसमें से जो ड्यूअलिटी का कंसेप्ट है, ड्यूअल और जो मैथमेटिकल या लॉजिकल सर्किट्स होते हैं, उसको जो है इस साल एक्सक्लूड कर दिया गया है। 2022-23 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए वो पार्ट रहने वाला है। सो मिसलेनियस के अंदर टोटल 17 क्वेश्चन हैं। ये जो पहला चैप्टर है इसके, उसमें से हमें सिर्फ 11 क्वेश्चन ही करने हैं, बिकॉज 11 के बाद जो 12 क्वेश्चन है 12, 13, 14, 15, 16, 17, वो पूरे के पूरे लॉजिकल सर्किट्स एंड स्विचेस के ऊपर बेस्ड है, जो ओमिट कर दिया गया है। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो है टॉपिक्स इन क्वेश्चंस कवर करने का। तो आओ शुरू करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की बुक यहाँ पर दिख रही है। आपको देख के खुशी तो हो ही रही होगी। तो मैथ्स 1 के अंदर जो हम पहले चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक का मिसलेनियस है उसकी जब शुरुआत करेंगे तो हर एक चैप्टर के मिसलेनियस की शुरुआत जो है एमसीक्यू से होती है। एमसीक्यू से याद आया कि हमारे जो 12th स्टैंडर्ड के प्यारे बच्चों के लिए, जो साइंस स्टूडेंट है, उनके लिए एमएसटीसीटी और जेई मेंस के लिए और नीट के लिए हमारी एकलव्य बैच है, जिसमें मुकेश सर, सोविन सर, अनूप सर और मैं खुद दिनेश सर, हम चारों मिलके पीसीएमबी के जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के एंट्रेंस के लिए आपके लेक्चर ले रहे हैं, वो भी टोटली फ्री। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां पर बेसिकली एमएसटीसीटी के हिसाब से, जेई मेंस के हिसाब से हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही करवाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखो, अभी आपको हर एक चैप्टर का जो मिसलेनियस होगा स्टार्टिंग के एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम हो या समझो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें भी। तो कैसे किया जाए? सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल 7 सब क्वेश्चन है, यानी 7 एमसीक्यू है। ओके, ये जो 7 एमसीक्यू है इसको हम लोग एक एक करके पहले सॉल्व करेंगे डिटेल में। देखो, ऐसे एमसीक्यू आते हैं तो 2 मार्क्स के लिए आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो। तो 2 मार्क्स के लिए हमें क्या करना, रफ में सॉल्व करना पड़ता है, और सॉल्व करने के बाद जो है उसका हमें सिर्फ सोल्यूशन नहीं दिखाना, सिर्फ परफेक्ट आंसर ढूंढ के निकालना है। तो आओ चलो सबसे पहले एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो पहला एमसीक्यू है मिसलेनियस का, उस पर आ जाते हैं और देखते हैं क्या है। ओके, अब यहाँ पर हमें सिर्फ आंसर निकालना है। ओके, तो सबसे पहला जो हमारे सामने एमसीक्यू यहाँ पर देख सकते हैं, सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी 7 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, करेक्ट आंसर सिर्फ ढूंढना है। ओके, ऑप्शन लिखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, P एंड Q इज फॉल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड P और Q इज ट्रू। अभी अगर आपको ये चैप्टर आपने सीखा होगा तो सब समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरा बेसिक नहीं सिखाने वाला। एकलव्य बैच के लिए मैंने इस चैप्टर की समरी भी रिलीज की है चैनल पर, 1 शॉट लेक्चर है, वो जरूर देखें, जिससे आपको पूरा चैप्टर सिर्फ 45 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। देन डैश इज नॉट ट्रू। अब नॉट ट्रू बोला है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। इन चारों में से कौन सा सही आंसर नहीं है? तो बच्चों, जब भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो राइट आंसर निकालने के पहले आपको कोशिश करना है कि कौन सा आंसर रॉन्ग है, उसको 50-50 करके एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कंसेप्ट है इसको समझने के लिए रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, आपको रफ वर्क कर मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है पेपर में, बोर्ड के पेपर में। देखो, P और Q की बात कर रहे हैं, P और Q यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, इन दोनों का एंड फॉल्स है और ट्रू है।
अगर मैं समझो पी क्यू ले लूँ, इसका ट्रूथ टेबल अगर बना देता और अपने फटाक से पी एंड क्यू, और क्या है पी और क्यू, इस तरह से पी और क्यू, ये ट्रूथ टेबल मैं बना देता हूँ। और जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पर हम देखेंगे इसको, ट्रूथ टेबल के अंदर जो पी होता है, समझने की कोशिश करो, यहाँ पर टी और टी और एफ ऐसे होता है पी। ओके, आप समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, आप फटाफट करना। टी एफ और टी एफ, पी और क्यू इस तरह से आप लेते हो हमेशा, टी एफ। अब क्या करना है, देखो पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या होता है, एंड का रूल क्या है बताओ जरा, एंड का रूल क्या है, दोनों टी होगा तो टी, अदरवाइज एफ, अदरवाइज एफ, यहाँ पर क्या हम लेंगे एफ, सारा एफ। ओके, अभी यहाँ पर P और Q में क्या होगा, अगर एक भी T दिखा तो T होता है, यहाँ पर ये T हो जाएगा। और यहाँ दोनों देखो, इन दोनों को देखना है। ओके, इन दोनों को देखना, इसमें ये दोनों में T है, एक एक T, तो ये ऑलरेडी आप लोग को बेसिक आता है। ओके, इस तरह से दोनों F है तो F। चलो अभी मैं ट्रूथ टेबल क्यों बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये चार आंसर है, उसमें से कौन सा जो है सही आंसर है वो ढूंढने के लिए हमें कंडीशन देखनी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो ढूंढना है, जो सही है वो नहीं ढूंढना है, जो सही नहीं है, जो ट्रू नहीं है वो ढूंढना है। कैसे करेंगे, देखो P एंड Q इज फॉल्स, अब P एंड Q फॉल्स है वो कहां पर होगा, देखो P एंड Q फॉल्स कौन सा है, ये देखो, ये इसको हाईलाइट करता हूं मैं आपके लिए, P एंड Q फॉल्स है वो ये रहा, ये फॉल्स है, P एंड Q में ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। इसका मतलब, और P और Q इज ट्रू, P और Q ट्रू होना चाहिए, P और Q यानी ये ट्रू कहां पर है, ये देखो ये है, ये है और ये है। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि देखो P एंड Q फॉल्स होना चाहिए, तो ये तीनों फॉल्स है, बट ये है क्या नहीं, यानी कि ये जो केस है ये कट हो गया, ये केस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स बोला ना, P एंड Q फॉल्स होना चाहिए, है नहीं। यहाँ पर क्या बोला, P और Q ट्रू यहाँ पर एक मिनट, P और Q ट्रू होना चाहिए, क्या बोला, ये P और Q क्या होना चाहिए, ट्रू, तो ये तीनों ट्रू है, तो ये ट्रू नहीं है, तो ये वाला जो केस है ये कट हो गया। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आंसर में नहीं आएगा, मतलब जो पी क्यू है, पी क्यू दोनों, पी अगर टी है तो क्यू एफ रहेगा, और पी अगर एफ है तो क्यू टी रहेगा, ये केस रहेगा ये दोनों में से। अब देखो क्या है कि द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसका मतलब क्या दिया है, देखो ट्रू नहीं होना चाहिए, पी और क्यू ट्रू नहीं होना चाहिए, देखो पी और क्यू ट्रू नहीं होना चाहिए, ये दोनों तो ट्रू है, ये दोनों तो ट्रू है, पी और क्यू ट्रू है, ये बोला है कि ट्रू नहीं होना चाहिए। ओके, ट्रू नहीं, कौन सा ट्रू नहीं है, तो पी और क्यू ट्रू नहीं है, ये तो ट्रू है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ये बोलता है ट्रू नहीं होना चाहिए, तो ट्रू है ना, तो गलत है। फिर पी डबल इम्प्लॉइज क्यू, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ पी और डबल इम्प्लाइज क्यू करता हूँ, ओके, तो क्या होगा, देखो ये दोनों सेम है क्या, टी एफ सेम है क्या, नहीं, अगर इसमें क्या होता है डबल इम्प्लाइज में दोनों सेम होगा तो ही ट्रू, तो ये दोनों सेम है ही नहीं, तो दोनों भी ट्रू नहीं आएगा, दोनों सेम होता तो ट्रू आता डबल इम्प्लाइज में। ओके, ये दोनों फॉल्स। अब पूछा क्या है कि दिस इज नॉट ट्रू, तो देखो ट्रू आ रहा है क्या, नहीं फॉल्स आ रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है। बट इनको भी चेक कर लो, नॉट पी और नॉट क्यू। ओके, अब यहाँ पर नॉट पी और नॉट क्यू चेक करने जाओगे तो इसका निगेशन पी और निगेशन क्यू करोगे तो ये टी का एफ हो जाएगा, एफ का टी, दोनों अलग ही रहेगा, वही आएगा आंसर। तो यहाँ पर बी हमको राइट मिल चुका है। ओके, आप चाहिए तो इसी तरह से डी के लिए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना चाहिए। समझा रहा था रफ के अंदर ट्रूथ टेबल करना है। आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप लिखते हो आंसर, अच्छा ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती है, आंसर लिख दो यहाँ पर आंसर, और इस तरह से लिख दो बी करेक्ट आंसर, बी और क्या है पी डबल एरो क्यू, बस इस तरह से करना है, आपको आंसर लिखना है। और ये हो गया आपका पहले एमसीक्यू का आंसर, यानी पहला एमसीक्यू में ABCD था, ये जो मैंने बताया सब रफ वर्क है, जो आपको बोर्ड की आंसर शीट मिलेगी उसके लास्ट पेज पे आप पेंसिल से कर सकते हो, और वहां से फटाफट रफ में एनालाइज करके यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है, इसके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। इस तरह से जब ऐसे लॉजिक वाले जब होते हैं ना इक्विवेलेंट या ऐसे करना होगा तो आप हमेशा ट्रूथ टेबल का यूज करो, जिससे आसानी से आपको मिलेगा, ठीक है आंसर। अभी यहाँ पर एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, देखो P एंड Q देन R इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, किसको इक्विवेलेंट होगा, P एंड Q देन R, ये किसको इक्विवेलेंट होगा ये देखना है। देखो यहाँ पर देखो अभी P Q और R ये 3 बातें हैं,
ओके, पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है, ये किसको इक्विवेलेंट है? ए भी है, बी है, सी है, डी है। तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे एलिमिनेट करने का कि कौन इसको इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। जैसे पी एंड क्यू देन आर यहाँ पर, और यहाँ पर बी वाला देखो पी एंड क्यू इफ देन नॉट आर। यहाँ पर पी एंड क्यू सेम है, यहाँ बताना चाहूँगा पी एंड क्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है, एरो भी है इसके साथ में, एरो भी है, देखो ये एरो भी है, बट यहाँ आर दिया है और यहाँ नॉट आर दे दिया, तो ये इक्विवेलेंट होगा ही नहीं ना। यहाँ आर और नॉट कर दिया तो इक्विवेलेंट नहीं होगा, पहले ये एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, बी को जो है एलिमिनेट कर दिया कि बी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखेंगे पी एंड क्यू इफ देन आर, यानी एरो आर, और सेम चीज है पी और क्यू देन आर, तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन से हमने पता किया। ठीक है, अब बचा कौन, ए और सी, इसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा राइट हो सकता है। तो अब यहाँ पर पी एंड क्यू है, यहाँ पर सब निगेशन है, हो सकता है। ये लॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब पता है कि आपको क्या होता है, मैंने बेसिक लेक्चर में सिखाया, जो वन शॉट लेक्चर है वो देखो जाके। लॉजिकल इक्विवेलेंट मतलब कि जब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो जो फाइनल कॉलम होती है एंट्रीज की, वो सब में अगर इसमें सब में ट्रू आ रहा है तो दूसरे में भी ट्रू आना चाहिए, इसमें सब फॉल्स है दूसरे कॉलम में भी फॉल्स आना चाहिए, यानी दोनों की फाइनल एंट्री सेम होना चाहिए। अगर वो कॉन्टिजेंसी है तो ये भी कॉन्टिजेंसी होनी चाहिए। अब मेरे पास दो आंसर रह गए, ए और सी, उसमें से कौन सा आंसर होगा वो चेक करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रूथ टेबल फास्ट बना के देख लेता हूँ इन दोनों का। ओके, तो यहाँ पर जैसे पी है, ट्रू 4 बार ट्रू करेंगे, ट्रू 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 ट्रू, फिर फॉल्स। 3 स्टेटमेंट है, याद है आपको, 3 स्टेटमेंट होगा तो इस तरह से करते हैं, 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स। फिर क्यू क्या होगा, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, इस तरह से। फिर आर क्या होगा, 1 बार टी फिर एफ, टी एफ, ओके, टी एफ, टी एफ, इस तरह से आपने देख लिया। अब पी क्यू आर हो गया। अब पी एंड क्यू एंड देन आर, ये कैसे होगा, देखो पी एंड क्यू फिर पी एंड क्यू देन आर, थोड़ा सा लंबा जाने वाला, ये समी वैसा है, लॉजिकल इक्विवेलेंट वाला बोला, 2 मार्क्स के लिए रफ करना ही पड़ेगा। ये निकालते पहले जो क्वेश्चन दिया है उसका हमें फाइनली स्टेटमेंट पैटर्न निकालना पड़ेगा, क्या है देखो, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू यानी ये पी और क्यू को देखो, एंड में क्या होता है, दोनों टी होगा तो टी, दोनों टी है, ये एंड, ये देखो पी क्यू को ही देखो, यहाँ पर दोनों टी है, फटाफट कर देता हूँ, ये सारी चीजें आप सीख चुके, दोनों टी नहीं है तो फॉल्स। ओके, यहाँ पर दोनों टी नहीं है तो फॉल्स, दोनों टी नहीं है तो फॉल्स, सब के सब फॉल्स आएगा, दोनों टी होगा तो ही टी, एंड है ये। ठीक है, सिर्फ पी और क्यू देख रहे हैं, इस तरह से हो गया ये। अभी यहाँ पर क्या दिया है, देन आर, इफ देन, इफ देन में क्या होता है पता है ना, टी और एरो एफ होगा तो हम लोग क्या लेते हैं, फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, इस तरह से, याद है आपको, टी इफ देन एफ होगा तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो अभी पहले ये लेना पी एंड क्यू फिर देन आर, मतलब उल्टा देखेंगे, यहाँ से यहाँ देखो, इस तरह से, पहले टी और बाद में भी टी है तो ट्रू, खाली देख लो कहाँ पर आ रहा है, देखो टी देन एफ आ रहा है तो ये फॉल्स हो गया। और कहाँ पर है देखो, ऐसा और कोई टी है क्या, नहीं, टी है ही नहीं, शुरुआत ही नहीं हो रही, तो मतलब बाकी सब ट्रू रहेगा, ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, ये सब क्या हो गया, ट्रू ट्रू। ओके, ये सब ट्रू हो गया, खाली एक ही फॉल्स आया, ये फॉल्स आया, देखो ठीक है, ये फॉल्स है। अभी ये इसका पैटर्न हो गया, जो क्वेश्चन दिया था उसका पैटर्न। अब इसका पैटर्न देखो, पी देन क्यू देन आर, इसका पैटर्न देखना पड़ेगा, पहले क्यू देन आर निकाल लेते, अच्छा क्यू देन आर निकाल लेते, फिर पी देन क्यू देन आर। ओके, समझना है, ये क्यू देन आर है, क्यू और आर को देखो, टी और एफ कौन सा, देखो ये रहा टी एफ, एक ये है टी देन एफ, क्यू और आर की बात कर रहे हैं हम लोग, और कोई है एक यहाँ भी है, देखो टी और एफ, ये दोनों आएंगे फॉल्स। क्यू आर, पहला टी रहेगा, फिर दूसरा फॉल्स रहेगा, फिर तीसरा टी, फिर टी, ओके 4 हो गए टी, 5वां टी, 6ठा एफ, फिर 7वां टी और टी, इस तरह से आ गए। अभी आ गया, अभी पी देन क्यू देन आर, यानी पहले पी वाला देखो, ये पी वाला कॉलम देखना, ये यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ मैं, ये जो पी कॉलम है इसको देखो, ये पी वाला कॉलम, और फिर इसको देखो क्यू देन आर, देखो जरा क्या आता है, ये चलो देखते हैं। हाँ, जो मैंने हाईलाइट किया उसको देखो पहले। अभी यहाँ पर फिर से एरो है, एरो होगा तो क्या करोगे पता है ना, एरो होगा तो पहले टी और बाद में एफ होगा तो फॉल्स, पहले टी बाद में टी, ये देखो ये दूसरा है, टी और एफ है तो ये फॉल्स हो गया, दूसरा है फॉल्स हो गया, कौन कौन सा फॉल्स है पहले वो कर देते।
फिर टी एफ देखो ये, फिर एफ एफ, यहाँ पर टी है नहीं और ऐसा कोई नहीं, बाकी सब ट्रू रहेगा। बाकी सब क्या आ गया, ट्रू, तो बाकी सबको ट्रू। ओके, तो इस तरह से आप जो है चेक कर लोगे। चलो ये हो गया। अब ये जो है ना इसको इक्विवेलेंट है क्या, देखो पहला ये जो है इसका आंसर ये रहा। ओके, इसको हम हाईलाइट करते हैं, ये देखो ये आंसर है, ये आंसर। और लास्ट वाला देखो ये ए ऑप्शन वाला जो आंसर है इसको भी हाईलाइट हमने करके देख लिया है। हाँ देखो ये दोनों आंसर सेम है क्या, टी एफ फिर बाकी सब टी। यहाँ भी देखो टी है फिर एफ है, फिर उसके बाद देखो सब टी है, मतलब दोनों कॉलम सेम है। इसका मतलब ये जो पहला ए है इससे मैच हो रहा है। अब ये बी और डी को तो पहले एलिमिनेट किया था, अगर इससे मैच नहीं होता तो सी से देखते, बट ए से मैच हो गया, मतलब ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होता है, ये जो मैंने रफ वर्क किया वो करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप सीधे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए आंसर ए करेक्ट आंसर ए है। ए क्या है, पी देन क्यू देन आर, क्या आ जाएगा यहाँ पर, पी देन क्यू देन आर। ओके, तो ये करेक्ट आंसर है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालना है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर सपोज मैं इसको बताता हूँ यहाँ पर, एक मिनट। इरेज कर देते हैं इसको, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर आपको मेन क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत जरूरी है। सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 था, तो आप ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और रोमन में 2 है तो रोमन में 2 और फिर उसका आंसर, इतना लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आप क्या करोगे, पूरा क्वेश्चन लिखते मत बैठो, एमसीक्यू का ऑप्शन वगैरह, सिर्फ इतना ही लिखना। हाईलाइट कर देता हूँ कितना लिखना है, देख लो, सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना लिखना है आपको, समझ में आया। तो अब 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, काफी देखो ये एमसीक्यू है, 2-2 मार्क्स के हैं, तो सिर्फ ABCD में से कोई उठा के मत लिख देना अंदाज से, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और लॉजिक वाले जो कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, तो ध्यान रखो जैसे सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है वैसे आप सॉल्व करो। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड वाला है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ऑफ अ स्टेटमेंट पैटर्न। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इनवर्स ऑफ अ स्टेटमेंट पैटर्न P और Q देन P एंड Q इज, ये जो है इसका इनवर्स क्या होगा। अब यहाँ पर जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं बच्चों, मैंने उसके बारे में आपको कुछ बताया है, क्या बताया ध्यान से देखो यहाँ पर, कि अगर P देन Q है तो इसका जो कन्वर्स होता है वो होता है Q देन P, ये कन्वर्स होता है। इसका इनवर्स करना होगा, कोई क्वेश्चन है इसका, ये क्या होता है कन्वर्स, ओके, और ये होता है इनवर्स, ओके। तो अगर इनवर्स करना है तो आप क्या करोगे, P देन Q को वैसे ही रख के सिर्फ नेगेटिव दे दोगे, तो ये हो गया उसका इनवर्स। और फिर एक होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है कि जो P देन Q है उसको कन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, Q देन P कर दो और उसका निगेशन ले लो, तो ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न के अंदर इस तरह से उसका, अगर वो इफ P देन Q है तो उसका कन्वर्स होता है। कन्वर्स में क्या करते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। इनवर्स होता है यानी उसी में नॉट लगा देते हैं दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब उसका कन्वर्स करके नॉट लगा देते हैं। तो ये बात बेसिक है जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर बोला गया है इनवर्स करना है जो स्टेटमेंट पैटर्न है, देखो ध्यान से देखो, P एंड Q ये पहला स्टेटमेंट है सब जो ब्रैकेट में, और देन ओके P एंड Q ये दूसरा स्टेटमेंट है। अगर मुझे किसी का इनवर्स करना है, जैसे मैं ये देख रहा हूँ P देन Q का इनवर्स करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इनवर्स ये होता है कि जैसा P एंड Q है वैसे ही रख के उसमें नॉट लगा देते हैं। तो इसका भी इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स इसमें जो है जैसा रख के आगे पीछे करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ नॉट लगा देना है। अगर कन्वर्स करने बोलता है तो हम क्या करते हैं, आगे पीछे कर देते। तो देखो ये ऑप्शन है क्या कहीं पर, नॉट P और Q, देखो यहाँ पर दिख रहा है नॉट P और Q दिख रहा है, वाओ। देन नॉट P एंड Q, ये तो P एंड Q दिख रहा है, नॉट नहीं दिख रहा, मतलब ये B ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, और कहीं नहीं दिख रहा है। जबकि यहाँ पर देखो ये दिख रहा है नॉट अंदर चला गया, यहाँ भी नॉट अंदर। एक काम करते हैं हम लोग नॉट को अंदर लेके जाते हैं। तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ पता है, नॉट अंदर चला गया तो नॉट P और का एंड हो जाएगा, नॉट Q हो गया, समझ में आया, ये ऐसे हो गया। और एरो को एरो ही रखा, फिर नॉट अंदर गया तो नॉट P एंड का और हो गया नॉट Q। अब मैच करो ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। यहाँ पर देखो ये नॉट P और यहाँ पर देखो नॉट P एंड, देखो नॉट P एंड नॉट Q, फिर देन नॉट P और नॉट Q, देखो ये मैच हो रहा है। C वाला मैच हो चुका है, D वाले में और है जबकि यहाँ एंड होना चाहिए, तो ये C मैच हो चुका है, आंसर है C। कैसे लिखोगे आंसर पता है ना, यहाँ पर आप लिखोगे आंसर क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ये थर्ड है, थर्ड
और ऑप्शन कौन सा, सी लिखना बहुत जरूरी है, सी, फिर इसके बाद जो दिया है वो लिख दोगे ऑप्शन। समझ में आया? तो 3 एमसीक्यू हो चुके हैं। स्टार्टिंग के एमसीक्यू में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। वन शॉट लेक्चर मेरा जरूर देख लो, आपको बहुत आसानी होगी समझने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो 4th एमसीक्यू है क्या है, देखो P देन Q, यहाँ पर एकदम ध्यान से देखना, P एंड Q इज F, यानी कि P और Q का एंड F है, P एंड Q, और P एरो Q किया तो फॉल्स आता है। तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा P और Q का? तो यहाँ पर फिर से हम लोग ट्रूथ टेबल की हेल्प लेते हैं और उसकी मदद से करते हैं। देखो P ले लो, Q ले लो, फिर P एंड Q लेना है और P देन Q लेना है और लेके समझना है। देखो ऑप्शन क्या होता है, 2 स्टेटमेंट तो T T F F इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर Q क्या होता है, T F और T F होता है इस तरीके से। अब एंड करोगे तो एंड में दोनों T होगा तो T, अदरवाइज फॉल्स, इस तरह से ये आ गया। और P देन Q करोगे तो क्या होगा कि ये वाला जो केस है ना, पहले T बाद में F होगा तो ही फॉल्स, ये फॉल्स होगा और बाकी के सब ट्रू होंगे। तो ये ट्रूथ टेबल हमने दोनों का एक साथ कॉमन बना लिया, रफ में बना लिया, ठीक है, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। कहता क्या है, देखो P एंड Q इज फॉल्स, कहाँ पर है, देखो P एंड Q जो है ये फॉल्स है, तो ये यहाँ पर 1 2 3, यानी कि ये नहीं होगा। समझ में आ गया? फिर क्या बोलता है कि P देन Q इज फॉल्स, P इफ P देन Q इज फॉल्स, तो P देन Q ये फॉल्स कहां पर है, देखो ये वाला है, इसको हाईलाइट कर रहा हूं, कौन सा, एक ही स्टेटमेंट है, डायरेक्ट मिल गया। देखो एक ही, और कोई है ही नहीं, तो और कुछ एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या बोला है, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q, क्या आ जाएगा P और Q का, देखो P का ट्रूथ वैल्यू क्या है, यहाँ पर T आ गया, और Q का ट्रूथ वैल्यू F, यानी आंसर क्या आ गया, T आएगा और F आ जाएगा। है क्या यहाँ पर पहले T और बाद में F, ये नहीं है, ये है B, ये नहीं है और ये नहीं है, मतलब ये B आंसर सही है, T और F आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, एक मिनट, हम ऐसे लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और आंसर क्या है, B है और उसका भी T, F। इतना लिखने का 2 मार्क्स से बच्चों, अच्छे से लिखना, अच्छी राइटिंग में, ठीक है। जैसे मैंने एक ही लाइन लिखना है आपको, ऊपर ये सब रफ वर्क है, ऊपर जो भी है हाईलाइट कर रहा हूँ, कितना लिखना है बार बार मैं बता रहा हूँ, अभी नेक्स्ट इसमें नहीं बताऊंगा। ओके, ये इतना आपको लिखना होगा जितना मैंने हाईलाइट किया। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर, 5वां, अब निगेशन वाले क्वेश्चन है। निगेशन का कंसेप्ट तो आपको आता ही होगा, अभी तक थोड़ा सा स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी थे, पर अभी बड़ा मजा आएगा आपको। देखो द निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ, अभी देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो ये रफ वर्क है, ये क्वेश्चन है, इसका निगेशन अभी आपको मैंने बताया था, पहले कन्वर्स होता है, कन्वर्स में आगे पीछे करते हैं, इनवर्स में क्या होता है, जैसे का तैसा रखते हैं। अब ये निगेशन P है, निगेशन P और देन Q, इसका जब निगेशन करना होगा तो क्या करेंगे, दोनों को जैसे का तैसा रख के, नहीं इनवर्स करना होगा तो कन्वर्स में आगे पीछे कर देते हैं, और इनवर्स में क्या होता है, जैसा रख के, जैसा वैसे रख के दोनों को माइनस दे देते हैं, यानी नॉट दे देते हैं, माइनस नहीं बोलेंगे, नॉट बोलेंगे। ओके, तो ये क्या, नॉट P हो गया और देन नॉट Q हो गया, तो ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया। बोला क्या गया है कि इनवर्स का निगेशन ऑफ इनवर्स, ये जो था इसका इनवर्स निकालो, उसका निगेशन। अब निगेशन मतलब क्या होगा कि इसके पहले वापस से नॉट, ये सब रफ वर्क है, स्टेप्स दिखाना नहीं है। ये नॉट अंदर जाएगा, अब नॉट अंदर जाता है, पता है क्या नॉट अंदर कैसे जाता है, नॉट अंदर जाने के लिए जो कंडीशनल स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ता है कंडीशनल लॉ से। क्या होता है, ये P है तो P का क्या होता है, नॉट P, और एरो को और करते हैं और ये जैसा वैसा लिख देते हैं। ओके, इस तरह से कंडीशनल लॉ मैंने बताया था, ओके, उससे, और बाहर नॉट, अब नॉट अंदर जाएगा, जब तक अंदर एरो नहीं रहेगा ना तो ये नॉट अंदर नहीं जाता, याद रखो ये चीज। नॉट अंदर जाएगा तो क्या होगा, नॉट P आ गया, और का एंड हो जाएगा, और नॉट, ये नॉट अंदर आया तो नॉट Q हो गया। तो P एंड Q कहाँ पर है, चेक कर लो। देखो ये Q एंड P है, देखो P एंड Q है ना, और Q एंड P सेम होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ये हमने देखा था। तो हमारा आंसर P एंड Q आ रहा है, मतलब Q एंड P ये राइट आंसर। और देखो ये तो ये अलग है, ये नहीं होगा। P, यहाँ पर P एंड Q, देखो ये भी है P एंड Q, ये दोनों सेम ही है, Q एंड P और P एंड Q दोनों सेम है, तो ये भी राइट है। अच्छा ये D, ये भी नहीं होगा, नॉट में। यहाँ पर देखो बच्चों, ये दोनों ना, ये A और C दोनों आंसर राइट है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, हो सकता है यहाँ पर P और Q होना चाहिए था या कुछ अलग था,
तो अगर Q एंड P आ रहा है या P एंड Q दोनों सही है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन के अंदर मिस्टेक है, दो राइट आंसर दिया, जबकि एग्जाम में आपको एक ही राइट आंसर होगा, उसको चुनना रहेगा। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, P एंड Q और Q एंड P सेम होता है। तो ये A और C दोनों ऑप्शन राइट है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक के अंदर, या तो यहाँ पर Q और P होगा या कुछ अलग होगा, एक ही राइट होगा। तो ये दोनों सेम आ गया है। चलो फिफ्थ में A और C दो ऑप्शन यहाँ राइट है एज पर गिवन इन द टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट देखते हैं, निगेशन का कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। द निगेशन ऑफ P एंड, फिर से आया, देखो फिर से आया। अभी निगेशन करना ना, एक काम करो, इसका निगेशन करने के लिए क्या करोगे, फटाफट कर लेते। P एंड, ये जो Q है ना, इसको आप कंडीशनल लॉ लगा दो, नॉट Q हो जाएगा सबसे पहले, फिर एरो का और हो गया और ये हो गया। मतलब मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, इसको क्या किया, कंडीशनल लॉ लगा दिया, और बाहर P एंड है। इसका निगेशन चाहिए, निगेशन मतलब क्या, बाहर नॉट है इसके। अब ये जो बाहर नॉट है इसको अंदर लेके जाओ, तो ये नॉट P हो गया, एंड का और हो गया, फिर ये निगेशन अंदर आया, तो निगेशन इसके अंदर भी जाएगा, अंदर गया, निगेशन Q पॉजिटिव हो गया, और का एंड हो गया, और निगेशन R। तो ये आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, पहले एरो को मैंने और कर दिया कंडीशनल लॉ से, फिर निगेशन अंदर ले लिया। अब देखो क्या होगा, कहाँ पर है ये, पहला है क्या, यहाँ एंड है, यहाँ और होना चाहिए, तो पहला A सही नहीं है। निगेशन P होना चाहिए, यहाँ निगेशन P नहीं है, B सही नहीं है। C में निगेशन P है, सही, वेरी गुड, एंड है सही, अरे यहाँ तो और होना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। निगेशन P और निगेशन Q एंड निगेशन R, देखो ये बिल्कुल मैच हो रहा है। हमारा जो आंसर हमने निगेशन का निकाला है, तो इसका आंसर D सही है, इसको टिक मार्क कर लो। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7th वाला। अब ये 7th लास्ट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है सब। 7th क्वेश्चन, 7th बोलता है इफ A, ये एक सेट दिया हुआ है, इफ A इज इक्वल टू अ सेट 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। आपको पता ही है यहाँ पर ये जो होता है इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यूज। ओके, यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, सब के सब वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। और ये होता है देयर एग्जिस्ट यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जो किसी एक वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई हुआ तो चलेगा। तो क्या होता है, देयर एग्जिस्ट वैल्यू x विच बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 माइनस 3 5 आ गया। पहले में ये 3 उधर गया तो 8 में से 3 गया 5, तो x यहाँ 5 है क्या, यस ये 5 है ना। तो ये क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट यानी कोई एक वैल्यू भी सेटिस्फाई तो चलेगा, तो ये सही है, ट्रू है। बट ये क्या बोलता है क्वेश्चन की विच इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, जो ट्रू है वो नहीं चाहिए, जो नहीं ट्रू है वो चाहिए। तो ये ट्रू है, ये सही है, बट हमारे लिए आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जो ट्रू नहीं आवे। अभी बी देखो क्या है, देयर एग्जिस्ट x विच बिलोंग टू सेट ए सच दैट x प्लस 2 इज लेस देन, अगर करोगे तो x इज लेस देन 9 माइनस 2, सो x इज लेस देन क्या हो गया 7। अब ये देयर एग्जिस्ट है, मतलब कोई भी एक वैल्यू सेटिस्फाई तो चलेगा। तो 7 से छोटी कोई भी एक वैल्यू है क्या, तो 7 से छोटा तो बहुत सारा वैल्यू है, 1 2 3 4 5, कोई भी तो एक सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो ये भी ट्रू है। बट ये ट्रू है, लेकिन हमें नॉट ट्रू निकालना है। क्वेश्चन देखो, नॉट ट्रू निकालना है, ट्रू नहीं निकालना है। ट्रू है तो ये भी नहीं रहेगा। अब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग्स टू a, x देखो इसको सॉल्व करते हैं, x यहाँ पर है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 प्लस 6 उस तरफ गया तो -6। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 6 क्या होगा 3, यानी जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो क्या होगा 3 से ग्रेटर या इक्वल रहेगा, जो x की वैल्यू है। और यहाँ पर फॉर ऑल दिया है, फॉर ऑल मतलब सब के सब वैल्यूज 3 या उससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, 3 से ग्रेटर भी है 4 5, लेकिन 3 से लेस नहीं होना चाहिए एज पर दिस, 3 से लेस नहीं, बट 3 से लेस तो 1 एंड 2 है ना, 1 एंड 2 है। और यहाँ पर फॉर ऑल वैल्यू दिया है, सबके सब वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 1 और 2 के बारे में क्या, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। और यहाँ क्वेश्चन भी पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये सी आंसर हमारा राइट है। लेकिन एक बार डी को भी चेक कर लो, देयर एग्जिस्ट एक्स विच सेट ऑफ बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स प्लस 6 इज लेस देन 10, मतलब x इज लेस देन, ये 6 वहां गया तो 10 माइनस 6 4, तो x की वैल्यू 4 से कम है, ऐसा कोई है क्या, तो 4 से कम तो 3 2 1 ये 3 है। तो ये देयर एग्जिस्ट बोला, यानी कोई एक वैल्यू होगा तो भी चलेगा। ओके, तो इसलिए ये सही है, ट्रू है, मगर हमारा ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि नॉट ट्रू लेना है। तो ये सी वाला जो है फॉर ऑल वैल्यूज होने की वजह से ये हमारा आंसर है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट हुआ। और चलो आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक, यानी कौन से सेंटेंस है जो स्टेटमेंट है
और अगर है तो उनकी ट्रूथ वैल्यू लिखो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिर भी जो मेरा वन शॉट लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि क्या कैसे होता है। देखो अगर कोई सेंटेंस है जो ओपन है यानी उसकी ट्रूथ वैल्यू फिक्स नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, या ऑर्डर है जिसको हम इंपरेटिव बोलेंगे, इंपरेटिव यानी जिसमें ऑर्डर आ गया, रिक्वेस्ट आ गया, कमांड आ गया, वो सारे, या समझो कि इंटरोगेटिव है यानी कोई एक टाइप का क्वेश्चन है, WH टाइप क्वेश्चन है, येस और नॉट टाइप क्वेश्चन, ये ऐसा कुछ है, तो इस तरह है। या तो कोई एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेटरी, ओके, एक्सक्लामेटरी इस तरह का कोई क्वेश्चन है या सेंटेंस है, तो उसको हम लोग क्या लेते हैं कि वो स्टेटमेंट नहीं है। पहली बात, वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा अगर इसमें से कोई एक है तो, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 4 फैक्टोरियल इज 24। अब ये स्टेटमेंट है या नहीं वो देखना है। तो देखो पहले तो ये कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इक्वेशन होगा तो स्टेटमेंट, इक्वल दिया ना तो स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट है तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स को चेक करते हैं। 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपको पता ही है ना, 4 × 3 कम करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक कि 1 ना आए, इस तरह से। अब आंसर क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 1 ज़ा 24, और यहाँ पर आंसर कितना दिया है 24, मतलब ये ट्रू है। तो यहाँ पर अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर ऐसे लिखोगे, फर्स्ट ओके, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इस तरह से आप लिखोगे, ओके। और अगर ये स्टेटमेंट है तो इट्स ट्रूथ वैल्यू लिखना है, इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, क्योंकि ये 24 आना चाहिए ना, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 बोला है और 24 आ रहा है, मतलब ये ट्रू है। तो इस तरह से 2 लाइन लिखनी है। अब यहाँ मैंने बता दिया, अब हर बार मैं बताऊंगा नहीं कैसे लिखना है, हाँ मैं सॉल्व करके बताता हूँ, लिखने का काम आप करना। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये पाई के बारे में बताया कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, यस, तो ये स्टेटमेंट है। यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अ स्टेटमेंट, हम क्या लिखेंगे, यस दिस इज अ स्टेटमेंट, इस तरह से लिखना, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। और पाई इरेशनल नंबर होता है, सही है कि गलत, यस दिस इज ट्रू। तो इस तरह से आपको लिखना, मतलब पूरा नीचे पूरा सेंटेंस लिखना इस तरह से। नाउ थर्ड वन क्या दिया, देखो इंडिया इज अ कंट्री, सही बात है, एंड हिमालय इज अ रिवर, ये फॉल्स है। मतलब क्या है, पहले तो बताएंगे ये स्टेटमेंट है कि नहीं, तो स्टेटमेंट है कि नहीं में हम बोलेंगे यस दिस इज अ स्टेटमेंट, यस दिस इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, यस लिख दिया हमने। अभी इसको देखो, इंडिया इज ए कंट्री, ट्रू है पहला स्टेटमेंट, एंड ट्रू, एंड हिमालय इज अ रिवर, हिमालय क्या रिवर है, नदी है, नहीं नहीं गलत है ना, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है याद है ना, एंड टेबल दोनों टी होगा तो ही टी, यहाँ पर तो एक फॉल्स इसलिए फॉल्स, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया, फॉल्स। इस तरह से आप फॉल्स दिखाओगे, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ, डायरेक्ट लिखोगे तो चलेगा इस तरह, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इट ट्रूथ वैल्यू इज एफ, इस तरह से। चलो अगला है कि प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ। तो आप क्या करोगे, ये सीधा देखो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट है, देखो रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो आप क्या बोलेंगे, दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ओके। और फिर इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखने का, उसका रीजन लिखो, बिकॉज दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस, समझ में आ गया। फिर देखो ये जो 5th क्वेश्चन है इसको देख लो क्या दिया है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला है। तो ये स्टेटमेंट है कि नहीं, यस दिस इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी क्योंकि ये फॉर्मूला राइट है, गलत फॉर्मूला नहीं दिया है। अभी जो 6th वाला है देख लो, इफ x इज अ होल नंबर, अगर x होल नंबर है, होल नंबर क्या होता है पता है ना, होल नंबर होता है यहाँ से 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, ये यहाँ से सब होल नंबर्स होता है अनलिमिटेड नंबर्स तक। तो अगर x होल नंबर है तो x प्लस 6 0 होगा क्या, यानी क्या कि x कितना होना चाहिए, +6 इस तरफ आए तो -6 होना चाहिए। तो अगर x होल नंबर है तो होल नंबर निगेटिव होता है क्या, नहीं, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बट x की वैल्यू तो निगेटिव आ रही है, मतलब ये पॉसिबल है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर इफ x इज अ होल नंबर तो ये इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, इसका जो ट्रूथ वैल्यू जो है वो गलत दिया है, बट ये स्टेटमेंट है क्या, तो यस दिस इज अ
स्टेटमेंट, इसको अगर हम बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे यस दिस इज अ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आओ चलो अभी आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है, यहाँ पर √5 इज एन इरेशनल नंबर ऐसे दिया हुआ है, इरेशनल बट 3√5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और बोला गया है कि राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा सॉल्यूशन करके मैं बताता हूँ, पहले डिटेल में, बाद में आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। फटाफट लिखना कैसे। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है बच्चों, √5 इज एन इरेशनल। देखो स्क्रीन पर √5। तो सबसे पहले एक मिनट यहाँ पर हम पहले एक लेट करेंगे, अज्यूम लिखने का तरीका, लेट पी। पहला जो है √5 इज एन इरेशनल। ओके, ये पहले दिया है इरेशनल। चलो ये हमने लिख दिया, लिख के दिखा रहा हूं अच्छे से पहला। फिर दूसरा क्या है, क्यू। क्यू किसको लोगे, यहां पर देखो 3√5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब कैसे लोगे, यहां पर 3√5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह से आपने लिख दिया। ओके चलो इस तरह से। अभी करना क्या, बीच में बट है तो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म आप लिखोगे, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज। कैसे लिखोगे, यहां पर थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर ले लेते हैं। इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो कैसे होने वाला है, देखो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज पी। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखते हो क्वेश्चन जो है वो क्या है कि बट है बीच में, बट। ये बट मतलब क्या होता है, बट मतलब एंड होता है। तो पी एंड क्यू है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या करेंगे, पी एंड क्यू, इस तरह से करेंगे। अभी यहाँ पर देखो कि पहला जो स्टेटमेंट है, √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी जो p है वो क्या है, ट्रू है। समझ में आ रहा है, √5 इरेशनल होता है, जो भी रूट में नंबर होगा और उसका स्क्वायर रूट या जो भी रूट दिया निकलेगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा तो इरेशनल होता है। और q क्या है, देखो q यहाँ पर अगर देखोगे तो q 3√5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है पता है ना, कि जैसे ये रूट में है, ओके, तो ये इरेशनल नंबर है, तो ये एक रेशनल नंबर होना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि इस तरह से होता है ना, a+bi, इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये i मतलब रूट वाला नंबर, और एक रियल नंबर प्लस होना चाहिए तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब जो q है वो क्या है, फॉल्स है। इस तरह से समझ में आ रहा है। तो अब अगर इसको हम यूज करके यहाँ पर लिखेंगे, p की जगह पर ट्रू लिखना है। देखो ये p ट्रू है, यहाँ से इसको हाईलाइट कर दूँ आपके लिए। देखो p ट्रू है और q फॉल्स है, तो जहाँ भी p है वहाँ ट्रू लिख दो, और ट्रू लिख दो, और q है वहाँ पर फॉल्स लिख दो। तो क्या हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स। एंड टेबल याद करो, दोनों टी होगा तो टी, यहाँ पर एक एफ है तो एफ आ गया। तो ये मिल गया हमें फॉल्स। क्वेश्चन क्या था, फिर से देखो यहाँ पर क्वेश्चन था ट्रूथ वैल्यू लिखना था, तो जो पहला था उसका ट्रूथ वैल्यू आ गया है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। आप यहाँ ट्रूथ वैल्यू में क्या लिखोगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इस तरह से चीजों को सॉल्व करना है। यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन हो चुका है। आओ अभी मैं आपको इसके बाद वाला जो दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर है वो बताता हूँ, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहीं पर करेंगे। चलो अभी देखो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो, क्या दिया है देखो स्क्रीन पर। ओके, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n विच बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल नंबर n मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, कि 1 से शुरू होने वाले जो नेचुरल नंबर्स हैं उसमें से कोई एक स्मॉल n है, और बोला गया है कि n² + n इज एन इवन नंबर, वाइल जबकि n² - n इज एन ऑड नंबर। ओके, तो अब दो चीजें हैं, देखो यहाँ पर ये जो है ना, आप लेट करके इसको पहले p दिखाओगे। यहाँ पर पहले क्या करोगे, इसको आप p कंसिडर करोगे, पहला स्टेटमेंट है ये p, n² + n इज इवन नंबर। ओके, वाइल n² - n इज एन ऑड नंबर, इसको q ले लोगे। ये जो वाइल होता है इसका मतलब होता है एंड, याद रखो। हाँ, इसी के अंदर मैं करके दिखा रहा हूँ। वाइल मतलब क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। सो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, p एंड q आ गया। ओके, इस तरह से। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू देखो, n² + n इज इवन नंबर। चलो इसको यहाँ साइड में देख लेते हैं, n² + n और n² - n। यहाँ पर ये दोनों में से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, वो चेक करेंगे। देखो बच्चों, n मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर है,
कुछ भी ले लो, समझो 3 लेते हैं, ठीक है 3 लेते हैं, ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर करो, 3 स्क्वायर 9, फिर प्लस 3 करो, यानी उसमें वही प्लस करो, स्क्वायर करके उस नंबर में वही प्लस करो, 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 12, इवन नंबर आया। अच्छा 4 लेते हैं तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 करो 20, इवन नंबर आया। क्वेश्चन क्या बोलता है, एन स्क्वायर प्लस 9 इवन नंबर है, मतलब आ रहा है ना इवन नंबर, मतलब ये ट्रू है, ये इवन नंबर आ रहा है, ये ट्रू है। पहला जो पहला स्टेटमेंट पी है वो क्या है, ये पी क्या है, ट्रू है पहला। ओके चलो यहाँ पर इक्वल करके लिखते हैं एंड। अब क्यू की बात करते हैं, क्यू क्या है यहाँ पर, एन स्क्वायर माइनस एन इज एन ऑड नंबर, तो एन स्क्वायर माइनस एन है, क्या ये हमेशा ऑड आएगा, चेक करते ऑड आएगा क्या। 3 लेते चलो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, इवन आ रहा है ना। चलो 4 लेते, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 12, 12 तो इवन है, ये बोलता है ऑड आना चाहिए बट ये तो इवन आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी ये क्यू था, एन स्क्वायर माइनस एन इज ऑड नंबर, तो ये क्यू है, तो क्यू क्या है, फॉल्स है। अब फिर से देखो ट्रू एंड फॉल्स, जब ट्रू एंड फॉल्स होगा, एंड टेबल में दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिल गया, फॉल्स। इसको अच्छे से लिख के आप रिप्रेजेंट करोगे, समझ में आ रहा है, अच्छे से लिखना है और रिप्रेजेंट करना है इसको। तो चलो इसको डिलीट करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखना है आपको, क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा, समझने की बात है, लिखना आपको है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि देयर एग्जिस्ट एन विच बिलोंग्स टू एन सच दैट एन प्लस 5 इज ग्रेटर देन 10। समझने की कोशिश करो, यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है, एन प्लस 5 ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, 10 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 10 से ग्रेटर का क्या होता है, 11 12 13 14 कुछ भी होगा 10 से ग्रेटर, लेकिन n की वैल्यू क्या रखोगे, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करते हो तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 10 और ये प्लस 5 इस तरह है तो माइनस 5, यानी n की वैल्यू ग्रेटर देन 10 माइनस 5 क्या होता है, 10 माइनस 5 5, यानी कि n की वैल्यू अगर 5 से ग्रेटर है, यानी 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ है, तब ये सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ n क्या है, देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 1000 तक कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट, कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, देयर एग्जिस्ट मतलब एक वैल्यू होनी चाहिए। तो n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है तो 5 से ग्रेटर 6 7 8 तो बहुत सारी वैल्यूज है। अगर यहाँ पर n की जगह 6 रख दोगे तो 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11, 10 से ग्रेटर हो गया, ट्रू हो गया। n की वैल्यू 7 8 9 कुछ भी रखो तो 10 से ग्रेटर आंसर आएगा, 10 से ग्रेटर आना चाहिए, यानी कि अगर n की वैल्यू 6 से बड़ी रखते हैं तो ये ट्रू आता है। और यहाँ देयर एग्जिस्ट बोला मतलब कोई भी एक वैल्यू सेटिस्फाई हो तो चलेगा, इसका मतलब ये जो थर्ड वाला ये क्या है, ये ट्रू है, डायरेक्ट हम ट्रू लिख सकते हैं। समझ में आया, चलो फोर्थ वाले पे जाते हैं। यहाँ पर द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑड और द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड। ध्यान से देखना है, समझना है, क्या दिया है देखो यहाँ पर, इसको हम करते हैं डिलीट। 10, अभी इसको p मानना है आपको, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या है, ये p है, सपोज ये p है, पहला स्टेटमेंट p है। द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर, इवन नंबर समझो कि 4 ले लिया 6 ले लिया, उसका स्क्वायर करो तो क्या आता है 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर कितना आ रहा है 36। किसी इवन नंबर का स्क्वायर किए तो ऑड आता है क्या, इवन नंबर का स्क्वायर किया ये ऑड आ रहा है क्या, ये तो इवन ही आ रहा है। मतलब यहाँ पर देखो पहले तो p है, यहाँ और दिया है p और, मतलब इस तरह से दिया है, फिर क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड, इसको क्यू, p और q ये स्टेटमेंट है। इसको अगर हम करते हैं तो पहला जो स्टेटमेंट था p स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑड, तो हमने इवन नंबर का स्क्वायर करके देखा तो ऑड नहीं आ रहा है, मतलब p गलत दिया है, p इज फॉल्स। फिर और अब q देखते हैं, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड, ऑड नंबर क्या होता है, सपोज 3, सिंपल देख के नहीं कहा, सिंपल नंबर से, और 5 भी ऑड नंबर है, चलो 3 और 5, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, अच्छा यहाँ पर क्यूब बोला है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, तो यहाँ पर हम क्यूब लेंगे, 3 क्यूब फिर 5 क्यूब, तो चलो 3 क्यूब क्या आएगा, 3 3 9 3 27, ओके। 5 क्यूब क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 125, तो ये तो ऑड आ रहा है ना, ऑड का क्यूब ऑड आ रहा है, तो ये क्या बोलता है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड, ये क्यू है समझो, इसका मतलब ये ट्रू आ रहा है। अब देखो ये और टेबल है, और टेबल में पहले फॉल्स फिर ट्रू है, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, तो आंसर क्या आ गया ट्रू, मतलब ये जो फोर्थ वाला ये ट्रू है। लिखना है आपको, पूरा चैप्टर कर चुके हो यार, सिर्फ प्रेजेंटेशन आना चाहिए, पूरा मैंने चैप्टर आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिया व्हाइट बोर्ड पे, यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझना जरूरी है, लिखना अब आपका कमाल है, आपको अपने हाथ से अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है। चलो अभी ये हो चुका है,
अभी फिफ्थ करते, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो, ट्राइंगल की बात है, एकदम ध्यान से देखो, ट्राइंगल की बात है। क्या दिया है देखो यहाँ ट्राइंगल के अंदर कि फिफ्थ क्वेश्चन में इन एनी ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल में बोला इफ देन है, इफ देन ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्या ये सही है? ये तो पढ़ के ही सही लग रहा है ना, कि अगर कोई यहाँ से, एक मिनट, हम यहाँ से ट्राइंगल उठा लेते कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, ओके, अगर ये ट्राइंगल है तो ये क्या बोलता है कि अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है तो क्या, तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। हाँ, तीनों साइड्स इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये ऑलरेडी एक थियरम है ज्योमेट्री का, ओके, तो ये ट्रू है, हमको पता है, हाँ सही है, तीनों साइड इक्वल होंगे तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर उल्टा होता, तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों साइड, तो भी ये ट्रू रहता। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, इसको ट्रू लिख देंगे। ओके, पी एंड क्यू करके दिखाना है तो दिखा सकते हैं, पी एंड सॉरी पी इफ देन क्यू करके दिखा सकते हैं कि अगर तीनों साइड्स इक्वल है, इसको ट्रू समझते हैं। ओके, एंड देन जो क्या बोला है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसको भी ट्रू समझते हैं। या तो अगर तीनों साइड इक्वल नहीं है, अगर फॉल्स है तो ये भी फॉल्स लेना पड़ेगा। एट दैट टाइम क्या होगा, टी एंड टी भी टी होता है, एफ देन एफ भी टी होता है। तो ऐसे कंडीशन दे सकते हो कोई भी, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको ट्रू लिखो क्योंकि ये ज्योमेट्री का थ्योरम है। चलो लास्ट वाला देखते हैं, सिक्स्थ वाला क्या दिया, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन विच बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 से अनगिनत इनफाइनाइट तक। तो n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 8, इसका मतलब क्या है कि जो n है वो 8 प्लस 6 उस तरफ गया तो -6, n इज ग्रेटर देन 2, n की वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर होगी। ओके, यहाँ पर क्या बोला है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n नेचुरल नंबर, n की जितनी भी वैल्यूज है, सब के सब वैल्यू जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, यानी सारे नेचुरल नंबर 2 से बड़े सब नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पर एक गड़बड़ क्या होता है कि 1 यहाँ काउंट नहीं हो रहा, 2 भी काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये 2 से ग्रेटर है, तो 1 और 2 कहाँ गए, 1 और 2 भी तो नेचुरल नंबर है। और यहाँ पर क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट बोला है क्या, इस तरह से नहीं, देयर एग्जिस्ट बोलता तो चलता, फॉर ऑल वैल्यूज में सब आ रहा है 2 से ग्रेटर, बट 1 और 2 तो नहीं आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो जैसे कि 1 + 6 इज ग्रेटर देन 8, अगर 1 रखेंगे तो 1 + 6 7, 7 8 से ग्रेटर होता है क्या, नहीं। 2 रखोगे तो 2 + 6 8, 8 भी 8 से ग्रेटर नहीं होता। तो 1 और 2 के लिए ये फॉलो नहीं हो रहा, बाकी सबके लिए फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है। इस तरीके से समझ में आया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने आपको समझा दिया, स्टार्टिंग में मैंने बताया कैसे लिखना है। आओ चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया है, इसमें एक बात और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नई टेक्स्ट बुक आई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो कहीं कहीं पर हो सकता है कि मैं जो आंसर बता रहा हूँ पीछे टेक्स्ट बुक के आंसर के पीछे जो दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया है वो मैच ना हो, क्योंकि वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। ठीक है, तो अपना खुद का दिमाग लगाओ, हम सोच समझ के यहाँ एनालिसिस करके कर रहे हैं। थर्ड के बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला फोर्थ देखना है, तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है कि ए दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इफ ए इज गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर ट्रूथ वैल्यू निकालनी है इफ ए इज गिवन। तो अभी पिछला क्वेश्चन जैसे हम लोग कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये क्वांटिफायर वाले क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं। ओके, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल वैल्यू, देयर एग्जिस्ट में अगर एक भी वैल्यू आपको मिल गई ना तो ट्रू है, अगर फॉर ऑल रहेगा तो लफड़ा होता है। फॉर ऑल में सबके सब वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है, ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। हाँ, ए को याद रखो कि ए सेट है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने नंबर से 9 डिजिट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू सेट है, यानी एक्स जो है ऐसा एक्स है जो बिलोंग करता है सेट ए को। यहाँ पर जो एक्स है वो सेट ए का कोई एक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक है, सच दैट x + 8 = 15। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो पहला कर रहा हूँ, तो x + 8 = 15, तो +8 उस तरफ गया तो -8, x = 7। तो देखो इसमें से 7 है क्या कहीं पर सेट ए के अंदर, ये देखो एक है, 7 है ना। और यहाँ पर देयर एग्जिस्ट बोला है, देयर एग्जिस्ट मतलब कोई एक वैल्यू मिली तो बस हो गया। तो इस सेट ए के अंदर यहाँ पर x की वैल्यू 7 होनी चाहिए, 7 + 8 15 होता है, और 7 यहाँ पर है, इसीलिए ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू हम लेंगे ट्रू। समझ में आ गया, बहुत आसान। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग टू ए, यानी ए सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उन सभी वैल्यूज के लिए, सभी की सभी वैल्यूज के लिए x + 5 इज लेस देन 12।
अब देखो दूसरे की बात यहाँ कर रहे हैं, x प्लस 5 इज लेस देन 12, मतलब प्लस 5 को उस साइड लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 12 माइनस 5 क्या हो गया, 12 माइनस 5 7 हो गया। तो x की वैल्यू 7 से कम है क्या, कौन कौन है देखो, x की वैल्यू 7 से कम 1 2 3 4 5 6 तक है बराबर। लेकिन इसने क्या बोला है, फॉर ऑल बोल दिया है, देखो इस तरह से बोला है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग्स टू ए, यानी a के अंदर जितनी भी वैल्यू है सब के सब सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 सेटिस्फाई कर रहा है, 7 8 9 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर x की जगह 7 रख दो, 7 प्लस 5 12, 12 से छोटा है ही नहीं, 8 रख दूँ तो 8 प्लस 5 13, 13 12 से छोटा ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, सेकेंड वाला फॉल्स। अच्छे से लिख के दिखाना इसको। थर्ड वाला देखो फिर से, देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स प्लस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, यानी कि इसको सॉल्व करो, थर्ड को सॉल्व करते यहाँ से, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, 7 इस तरफ आया तो -7, सो x की वैल्यू अगर इस तरह से आती है 11 माइनस 7 करते हो तो 4, तो x की वैल्यू 4 से ग्रेटर या इक्वल है, तो कौन कौन है देखो, 4 से ग्रेटर या इक्वल कोई है क्या, 4 से ग्रेटर या इक्वल 4 5 6 7 8 9 खुद है, और यहाँ पर देयर एग्जिस्ट बोला है, कोई एक वैल्यू मिला तो भी चलेगा, तो 4 5 6 7 8 9 इतनी सारी वैल्यूज मिल रहा है, देयर एग्जिस्ट मिला, एक भी वैल्यू मिली तो ट्रू माना जाएगा। फॉर ऑल होगा तो लफड़ा होता है, सबके सब वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है देखो फोर्थ के अंदर, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच बिलोंग टू ए, मतलब जो इस सेट ए के अंदर सबके सब वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबके सब सेटिस्फाई करेगा। देखो 3x इज लेस देन 25, 3x इज लेस देन 25, यहाँ पर करते देखो फोर्थ वाला, तो x कितना आ जाएगा, लेस देन 25 अपॉन 3, x आ गया लेस देन 3 8 जा 24 और 2 बचा 3 3 जा 9, ओके 3 8 जा 21 बचा, तो ये 8.3 से छोटा होना चाहिए। तो 8.3 से छोटा कौन कौन है, 8 7 6 5 4 3 2 1 है, सिर्फ एक 9 इसमें रह गया, देखो 9, बाकी सब 8 वैल्यूज है सेटिस्फाई कर रही है, बट 9 सेटिस्फाई नहीं करेगा। और यहाँ क्या देयर एग्जिस्ट बोला है, क्या फॉर ऑल वैल्यू बोला है, अगर देयर एग्जिस्ट बोलता तो ट्रू रहता, क्योंकि इतने सारे वैल्यूज मिल रहे हैं। फॉर ऑल बोला मतलब सबके सब सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी ये जो 8 के साथ 9 है वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए, बट 9 के लिए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया यहाँ पर पूरा। अब चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों एकदम इंटरेस्टिंग है, यही एग्जिस्टेंशियल वाला है और यूनिवर्सल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन विच बिलोंग्स टू ए एन प्लस 7 इज ग्रेटर देन 6। दूसरा देखोगे, अभी पहले पहला कर लेते, चलो राइट द निगेशन, करना क्या है, निगेशन करना है। तो जब भी निगेशन करना है कुछ बातें याद रखना है, कुछ बातें क्या याद रखना है, कुछ रूल याद रखना है कि जब भी इस तरह से फॉर ऑल होगा ना, इसको एग्जिस्टेंशियल में कर देने का चेंज, इन दोनों को अदला बदली करने का, फॉर ऑल होगा तो देयर एग्जिस्ट करने का, देयर एग्जिस्ट होगा तो फॉर ऑल करने का, और स्टेटमेंट को निगेटिव कर देने का। और जैसे कि सम है तो सम होगा तो ऑल कर दो, ऑल होगा तो सम कर दो, बस ये निगेशन करते समय ध्यान देना है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर देखोगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन विच बिलोंग्स टू सेट ए है, तो फॉर ऑल को क्या करोगे, देयर एग्जिस्ट कर दो, देयर एग्जिस्ट एन विच बिलोंग्स टू सेट ए, देखो कितना सिंपल है। और यहाँ पर क्या करना है, एन प्लस 7, ये जो ग्रेटर देन 6 है ना, इस तरह से ये लिख के ना इसको आप काट दो, ऐसे हो गया, इज नॉट ग्रेटर देन 6, निगेशन कर रहे हैं ना। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, एन प्लस 7 यहाँ 6 है तो ये ग्रेटर देन 6 है तो उसको उल्टा कर दो, लेस देन और इक्वल टू 6 कर दो। समझ में आ रहा है, अगर ये ऐसे रहता ना ऐसे, तो इसको ऐसे घुमा देते हैं निगेशन में, और ऐसे रहेगा तो क्या करना है, उल्टा घुमा के इक्वल देने का। और अगर समझो ऐसे करके इक्वल है तो सिर्फ ऐसे करने का नॉट करते समय, और समझो ऐसे करके इक्वल है तो सिर्फ ऐसे घुमाने, मतलब उसको मुंह घुमा देना है यार। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है, आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, रूल याद रखो, दोनों में हमने बताया यहाँ पर। चलो अभी ये पहला क्वेश्चन हो गया, आप ये लिखोगे या दोनों लिखो, ये कोई भी एक लिखो, मतलब या तो आप ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख दो, ये वाला तो लिखना ही है पहला। दूसरा देख लो क्या है, दूसरे में है देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग टू ए, तो देयर एग्जिस्ट है, इसको फॉर ऑल कर दो, सीधी सी बात, देयर एग्जिस्ट होगा तो फॉर ऑल कर दो, एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट, कॉमा दे दो चलो यहाँ पर, ओके, एक्स प्लस, सच दैट भी लिख सकते हो, एक्स प्लस 9, तो एक्स प्लस 9, अब जैसे मैंने बताया ये लेस देन या इक्वल, इसको घुमा दो, इस तरफ से कर दो, हो गया, इक्वल होगा तो हटा देने का, नहीं होगा तो लगा देने का, ऐसा बस। तीसरा देख लो, बहुत आसान है, देखो एकदम सिंपल है,
सम ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब क्या सम को क्या मैंने बताया, यहाँ पर सम का रूल क्या बताया, ऑल। ऑल होगा तो सम करने का, सम होगा तो ऑल करने का। सम है तो ऑल ट्राइंगल्स ओके आर नॉट, नॉट लगाना पड़ेगा, निगेटिव करना है ना, इक्विलेटरल ओके ट्राइंगल। चलो शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो इस तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया है ओके। तो जैसे कि आप जानते हो ये जो पहला मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 है, इसके अंदर टोटल मैंने बताया 17 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 MCQ था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 तक हमने किया। अभी हम लोग 6 7 8 9 10 11 तक करने वाले हैं। तो 11 के बाद वाला जो 12 है वो सर्किट है, लॉजिकल सर्किट है। समझ में आ रहा है? अभी आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 7 जो है वो आगे करेंगे। तब तक आप उम्मीद करो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे का भी ट्राई करो। अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रैक्टिस कर डालो, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत आसान है। ट्रूथ टेबल्स बनाना है, ट्रूथ वैल्यूज लिखना है ओके। तो इस तरीके से तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और वैसे ये चैप्टर पूरा का पूरा जो इसके एक्सरसाइज है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। बाय एवरीवन।